नमस्कार, मैं वैद्य राहुल सोलंके। आज का जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है वो मुखपाक के बारे में है। हमारे बहुत सारे लेक्चर मेरे यूट्यूब पे चैनल पे है। उसमें मैंने टीका वाचन भी ली है। उसमें मैंने अलग अलग लक्षण समुच्चय के बारे में भी बोला है, अलग अलग लक्षण और उनका कैसे विचार किया जाए। अलग अलग व्याधियों पर लेक्चर है। हमारे प्रैक्टिस में लगने वाली चीज़ें, ग्रुप में पूछने वाले प्रश्न, ऐसे सभी जो चीज़ें हैं और प्रैक्टिस में आपको लगने वाली जो समस्या आने वाली जो समस्याएं आती हैं, उनके सभी के बारे में अलग अलग लेक्चर है। तो आप यूट्यूब चैनल में सभी लेक्चर एक बार देखो, रोज़ सुनने का प्रयास करो, आपको फ़ायदा ही होगा। तो आज का जो टॉपिक मैंने बोला कि मुखपाक है, और ये पेशेंट आपके क्लिनिक में आते हैं और इस पर अलग अलग क्रीम, लोशन इस प्रकार से जो है अवेलेबल हम देते हैं और मुखपाक ठीक भी हो जाता है। पर कभी कभार जो ये मुखपाक ये लक्षण है ठीक नहीं होता है, बार बार आते हैं। तो उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं कि आखिर क्या इसमें हमें देना चाहिए और कैसे विचार करना चाहिए। मुखपाक जो है वो प्रायः परतंत्र ही व्याधि है। किसी व्याधि के लक्षण स्वरूप ये लक्षण दिखता है। ये वेदनादायी रहता है, इसीलिए उसको हम पहले ट्रीट करने की कोशिश करते हैं और उस वो लक्षण लेकर रुग्ण आता है। तो गृहिणी में भी ये लक्षण पाया जाता है और अलग अलग चीज़ें जो है उसमें ये लक्षण पाए जाते हैं। उसका ही विचार हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। मुख्यतः ये मुखपाक है, इसमें ही पाक शब्द आया है, और पाक जो है वो उष्ण गुण से होता है। तो कोई भी उष्ण गुण की चीज़, वीर्य से उष्ण हो और पित्त बढ़ाने वाली जो भी कोई चीज़ है, तो उससे ये लक्षण जनरली दिखता है। तो रक्त दुष्टि और पित्त दुष्टि ये बहुत ही कॉमन चीज़ रहती है मुखपाक में। और ऐसे ही पेशेंट ज़्यादातर आते हैं और वो क्रीम लगाने के बाद या फिर दूध की क्रीम लगाने के बाद, शहद लगाने के बाद या फिर कोई ठंडी चीज़ लगाने के बाद ये लक्षण उनके ठीक हो जाते हैं। पर कई रुग्ण जो है उनका ये लक्षण जो है मुखपाक ठीक नहीं होता, और उसके ही बारे में हम आज चर्चा करेंगे। वाग्भटाचार्य ने मुखरोग विज्ञानी अध्याय में दोष के अनुसार वातज मुखपाक, पित्तज मुखपाक, रक्तज मुखपाक और कफजन्य मुखपाक, इस प्रकार से कौन सा दोष प्रिडोमिनेंट है उसके अनुसार वर्गीकरण किए हैं। जो वातज रहता है उसमें शूल ज़्यादा रहता है, दरारें आती हैं, ओष्ठ पर रुक्षता रहती है। मुख्य इसका लक्षण जो है वातज मुखपाक का कि शीत पदार्थ खाने के बाद जो है रुग्ण को अच्छा नहीं लगता वातज मुखपाक में, क्योंकि हम हर मुखपाक में शीत द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, शीत लगाने के लिए देते हैं। पर वातज मुखपाक में शीत द्रव्यों का अगर लेप दिया या फिर शीत पदार्थ अगर दिए, ठंडा पानी उसने पिया, तो ये वातज मुखपाक जो है वो दर्द करने लगता है। तो समझ जाना ये वातज मुखपाक है। इसमें जो है कोई भी क्रीम लगाने दी तो कुछ उतना फ़ायदा नहीं होता। इसमें जो बहुत अच्छा योग दिया है वाग्भटाचार्य ने, पिंपली, सैंधव और एला, इनका चूर्ण है, उनका लेपन करना है। या फिर वातग्न द्रव्य जो कोई तेल है, कोई भी दशमूल ले लो, उसका क्वाथ बनाओ, उससे सिद्ध एक तेल बनाओ। ऐसा दशमूल सिद्ध तेल जो है उसका अगर कवल या फिर नस्य किया तो ये कवल और नस्य दोनों करने हैं हम, तो उससे क्या होगा, वातज मुखपाक जो है ये चला जाता है। पित्तज मुखपाक और रक्तज मुखपाक के जो लक्षण है वो सेम है। दाह रहता है, तिक्त वक्तता रहती है और रक्तवर्णीय इस प्रकार से वो रहता है। इसके कारण उस प्रकार से रहते हैं कि मद्यपान करना, अम्ल लवण कटु सेवन ज़्यादा रहता है, आचार ज़्यादा खाता है, दधी ज़्यादा खाता है रुग्ण, मांस का सेवन ज़्यादा रहता है, कुलित का सेवन ज़्यादा रहता है, या फिर अति क्रोध रहता है पेशेंट में, अतप सेवन ज़्यादा रहता है, ट्रैवलिंग करना, धूप में ट्रैवलिंग करना, इस प्रकार का। शरद ऋतु में बढ़ने वाला ये पित्तज मुखपाक है। शरद ऋतु में रक्त दृष्टि स्वाभाविकता होती है, तो ये पित्तज या रक्त मुखपाक जो है वो इस ऋतु में बढ़ता है। हाँ, धूम्रपान करना, जागरण करना और अति चिंता करना, ये सभी जो है पित्तज मुखपाक के कारण होते हैं। और ऐसे कुछ हेतु दिख रहे हैं और इस प्रकार से दाहादिक मुखपाक दिख रहा है तो पित्तज मुखपाक है, ऐसे ध्यान में रखना है। इसमें सिरा कर्म, सिरा व्यद कहाँ है वो करना चाहिए। नस्य के लिए जो है शीत द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए।
अगर ये बहुदोषावस्था है पेशेंट में, हाँ, सार्वदेहिक भी उसी प्रकार से पित्तज की लक्षण आपको दिख रहा है, तो ये पित्तज मुखपाक में जो है हमें विरेचन करना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है। और ये विरेचन जो है वो चिकित्सा सूत्र में दिया है। मुखपाक में सिरावेद पहला चिकित्सा सूत्र दिया है, बाद में शिरो विरेचन, बाद में काय विरेचन मीन्स विरेचन अपना, और बाद में जो है वो कवल धारण जो है वो बोला है। तो हम पहले ही कवल धारण देते हैं, पहले ये होना चाहिए। कवल धारण में हम मूत्र का प्रयोग, घृत का प्रयोग, तेल का प्रयोग और क्षौद्र का प्रयोग, इस प्रकार से 4 प्रयोग जो है सूत्र में आए हैं। तो जो वात जो रहता है उसमें तेल का प्रयोग करना है, वात पित्तानुबंधी हो तो घृत का प्रयोग करना है। क्षौद्र व्रण ज़्यादा है, व्रणों में कंडू है, इस प्रकार से है तो क्षौद्र का प्रयोग करना है। और कफज मुखपाक भी आया है मुखपाक में, तो उसमें कंडू ज़्यादा रहता है, पिच्छिलता रहता है, वो रहता है। और मुख्य इसका लक्षण जो है कफज मुखपाक में उसको वेदना नहीं रहती। उस पाक में उसको मालूम रहता है कि अल्सर है पर उसको वेदना नहीं रहती। तो ऐसे जो मुखपाक है वेदना रहित, वो कफज मुखपाक है। और उसमें जो है हम तेल का गंडूश कवल धारण कर सकते हैं, क्षौद्र का भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मुखपाक आते हैं। कफज जो मुखपाक है उसमें आप त्रिफला का क्वाथ जो है उसका गंडूश कवल धारण कर सकते हैं। वातज में मैंने बोला कि वातग्न सिद्ध तेल का कवल धारण कर सकते हैं। पित्तज मसूरिका ये व्याधि में भी मुखपाक ये लक्षण दिखता है, तो उसमें ज्वर के साथ रहेगा वो लक्षण, तो उस प्रकार से उसकी चिकित्सा की जाती है। बच्चों में कभी कभार मुखपाक ये लक्षण दिखता है, तो पित्तज स्तन्य दृष्टि या फिर सन्निपातिक स्तन्य दृष्टि अगर हो तो बच्चों में जो है वो मुखपाक के लक्षण दिखता है। माता की ट्रीटमेंट करनी ज़रूरी रहती है। हमारे पास एक पेशेंट आया था, वैसा ही एक छोटा बच्चू था, और वो जब दूध पीता था तो बहुत वो बीमार पड़ता था, ज्वर आता था, सर्दी आती थी, और फिर उसको एडमिट करना पड़ता था। फिर वो ठीक होता था एक 4-5 दिन में, फिर वो घर में आने के बाद दूध पीने के बाद ये होता था, तो उसको मिल्क की एलर्जी है ऐसा उन्होंने डायग्नोस किया आधुनिक वैद्य शास्त्र ने, और फिर दूध माता का दूध बंद किया। तो हमारे पास जब केस आई थी तो हमने वो स्तन्य परीक्षा की थी, तो स्तन्य दृष्टि दिख रही थी, क्षीरालसक ये निदान हुआ था, और हमने माता को जो है वमन करवा कर फिर बाद में वच्चादिगण इस प्रकार से चालू करके ट्रीटमेंट की थी। अभी वो माता का दूध पीकर भी जो है ये नहीं होता, अभी वो मुखपाक या फिर ज्वरादि लक्षण उसके नहीं दिख रहे। तो इस प्रकार से हमारा निदान होना चाहिए। बच्चों में रेवती ग्रह बाधा में भी, रेवती की ग्रह बाधा जब होती है तब भी मुखपाक और ये लक्षण दिखता है, उसमें बहुत शूलाधिक्य इस प्रकार से रहता है। तो ये भी चीज़ हमें देखनी चाहिए। रक्त दुष्टिकर जो रोग है जिसमें रक्त दुष्टि होती है उसमें भी मुखपाक दिखता है, हमें विरेचन देना चाहिए, रक्त मोक्षण करना चाहिए, इस प्रकार से ट्रीटमेंट करनी चाहिए। विधि शोणिति अध्याय देखो तो उसमें दिखेगा। तो उसमें जो है मुखपाक भी रहता है और मुख दुर्गंध रहती है। कई लोगों के मुंह का जो है बहुत गंदा स्मेल आता है, तो उसमें कभी कभार कृमिदंत रहता है, कभी कभार अजीर्ण जैसे व्याधि रहते हैं, और कई कभार मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो रक्त दुष्टिजन्य व्याधि, जिनका खून खराब है, रक्त दुष्टि है, उनमें भी जो है मुंह का स्मेल जो है गंदा आता है। तो उनमें भी मुखपाक दिखता है। तो इसमें जो है चिकित्सा उस प्रकार से करनी चाहिए, रक्त मोक्षण होनी चाहिए। उस प्रकार के रक्त शोधक, रक्त यष्टि मधु है, शतावरी है, लोद्र है, इस प्रकार के द्रव्यों का क्वाथ और उनका या फिर त्रिफला है उसका धावन या फिर कवल ग्रह गंडूश ये होना चाहिए। तो मुखपाक से क्या हो जाता है कि कभी कभार रस पता नहीं चलता कि कौन सा रस खा रहे हैं, रस ज्ञान नहीं होता, और कभी कभार गलत रस ज्ञान भी हो जाता है ना। तो अगर बिना मुखपाक के ऐसे अगर हो रहा है कि रस ज्ञान नहीं हो रहा है या फिर गलत रस ज्ञान हो रहा है, तो ये लक्षण अरिष्ट की ओर जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना। तो इस प्रकार से मुखपाक की जो ट्रीटमेंट है वो चरकाचार्य ने बहुत अच्छी तरह से वर्णित की है कि सिरावेद है, शिरोविरेचन है, काय विरेचन है और कवल धारण है। इसमें एक बहुत ही सुंदर योग है कि दार्व्यादि क्वाथ जो है वो क्वथित करके अवलेह जो है उस प्रकार से करना है, और उसमें जो है शहद डाल के उसका लेपन अगर किया जाए तो मुखरोग, रक्त विकार और नाड़ी व्रण ये तीनों जो चीज़ें हैं वो ठीक होती है।
तो इसका प्रयोग आप करो। दारवी का क्वाथ, प्लेन दारवी है उसका क्वाथ लेकर शहद डाल के वो लगाना है। खदेरादि गुटिका मिलती है जो कफज मुखपाक, पित्तज मुखपाक में बहुत कारगर है, तो वो खदेरादि गुटिका भी आप पेशेंट को दे सकते हो। हर टाइम मुखपाक में जो है विरेचन ही देना है ऐसे नहीं है। वमन योग्य जो रुग्ण है उसमें मुखपाक आया है, तो कफज मुखपाक या फिर किसी भी मुखपाक में अगर पहले आपने वमन किया और अगर बहुदोषावस्था है और मुखपाक बार बार आ रहा है, जा ही नहीं रहा, तो आप एक बार वमन दे दो और बाद में विरेचन दे दो। ऐसे 2 कर्म जो है वो करने के बाद जो है मुखपाक पूरी तरह से चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये मुखपाक है वो कफ स्थान में व्याधि है, और व्याधि जिस स्थान की उस स्थान की चिकित्सा जो करनी चाहिए, उत्तम अंग की चिकित्सा वमन है, तो वमन पहले देना और बाद में विरेचन देना, इस प्रकार से करना। टिपिकल आपको रक्त दृष्टि दिख रही है, टिपिकल पित्त दृष्टि दिख रही है, इस प्रकार से दिख रहा है और कफानुबंध थोड़ा भी नहीं दिख रहा है, तो दाहादि लक्षण और सार्वधिक लक्षण देखकर, स्वेदाधिक्य और ये लक्षण देखकर विरेचन जो है फिर विरेचन ही देना है। इस प्रकार से जो है मुखपाक का अगर विचार किया जाए तो ये लक्षण स्वरूप जो है वो चला जाता है। धन्यवाद।